नमस्कार साथियों, मैं नवनीत कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं इन्वायरमेंट में ओजोन परत। ओजोन परत क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल हुए हैं, कौन कौन से कन्वेंशन हुए हैं, वो पढ़ेंगे। इसका निर्माण कैसे होता है और हमारे पर्यावरण के लिए ये किस प्रकार की क्षति पहुँचाता है, वो हम देखेंगे। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओजोन परत क्या है, ओजोन और ओजोन परत क्या है और ये किस प्रकार हमारी जो है रक्षा करती है और पर्यावरण का हाश होने से बचाती है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ओजोन है क्या, ओजोन का निर्माण कैसे होता है। ओजोन सबसे पहले हम देखेंगे ओजोन। ओजोन ओजोन O3। तो भैया ओजोन O3, अगर हम इसके निर्माण की बात करें, ओजोन का निर्माण, ओजोन का निर्माण, अगर हम निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कैसा होता है, निर्माण कैसा होता है, तो इसका निर्माण 2 चरणों में होता है। और यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी ने एक बार पूछा हुआ है कि इसके निर्माण में, ओजोन के निर्माण में कौन सहायक होता है। तो हम देखेंगे कि ओजोन का निर्माण कैसा होता है। प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण में क्या होता है, ऑक्सीजन के 2 एटम अलग अलग होते हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो ये O2 बनाते हैं। बट क्वेश्चन जो पूछा था, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि जो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं ये किसकी प्रेजेंस में क्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में ये क्रिया करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान से देखना। किसकी उपस्थिति में, सूर्य की परावैंगनी किरणें, परावैंगनी परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में, किरणों की उपस्थिति में ये स्टेप 1 हो जाता है। और चरण 2, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण की अगर हम बात करें, द्वितीय चरण में क्या होता है, ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं यहाँ पर और ऑक्सीजन के एक स्वतंत्र एटम से क्रिया करते हैं। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, सूर्य की परावैंगनी किरणों की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, सूर्य की। और क्या किस चीज़ का निर्माण होता है, ओजोन का, ओजोन का। यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी में कई बार पूछा गया है कि ओजोन के निर्माण में कौन सहायक होता है, निम्न में से मुख्य भूमिका कौन निभाता है। तो ओजोन के निर्माण में कौन भूमिका निभाता है, सूर्य की परावैंगनी किरणें, सूर्य की परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर हम बात करें कि ओजोन हमारे समताप मंडल में है, पाई जाती है, तो हम समताप मंडल को देखते हैं। ओजोन, ओजोन ये है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी ये है एक्सोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है और क्या है, ट्रोपोस्फेयर। ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल। ये क्या है, समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल। और ये क्या है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। बात करें कि ओजोन किस परत में पाई जाती है, तो ओजोन पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। इसकी कितनी इसकी मोटाई होती है, कितने किलोमीटर तक ये पाई जाती है, तो ये 10 से 50 किलोमीटर तक के एरिया में ये पाई जाती है, समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है। और एक क्वेश्चन और आता है, जो समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, 90%। कितने परसेंट, 90%। और अगर बात करें यहीं ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में कितने परसेंट पाई जाती है, कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 10%। कितने प्रतिशत पाई जाती है, 10%। ये पाई जाती है 10%। क्षोभ मंडल में 10% और समताप मंडल में 90%। और जो समताप मंडल है इसमें ही जो वायुयान उड़ते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं।
हमने देख लिया कि कहाँ इसकी स्थिति है, ओजोन किस लेयर में पाई जाती है, ओजोन किस लेयर में पाई जाती है, समताप मंडल में कितने परसेंट, 90%। और अगर बात करें कि क्षोभ मंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है, 10%। ये क्वेश्चन यहाँ से लोअर पीसीएस और पीसीएस में पूछा गया था कि ओजोन परत कितनी परतों में पाई जाती है, 2 परतों में पाई जाती है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। अगर दोनों ऑप्शन में आएंगे तो दोनों ही ए और बी दोनों सही होंगे, क्योंकि 90% समताप मंडल में और 10% क्षोभ मंडल में पाई जाएगी। अब बात करें हम नेक्स्ट, अभी इसे जो है अभी इसे बाद में देखेंगे, अभी पहले इसे देखते हैं। ओजोन छिद्र का निर्माण कैसे होता है, क्वेश्चन ये बहुत बार आता है कि अभी 16 सितंबर को हाल ही में अब से लगभग 2 महीने पहले ओजोन दिवस बीता है, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ओजोन छिद्र का निर्माण जो है अभी बहुत बड़ा हो गया है, ओजोन छिद्र का आकार बहुत छोटा हो गया है, तो वो किस कारण से होता है। क्या ओजोन छिद्र कोई ऐसा है कि ये कोई गोल सर्कल है, यहाँ कोई इसका एरिया बड़ा हो गया या फिर इसका एरिया आपके छोटा हो गया, क्या इस प्रकार का कोई छिद्र है? तो ऐसा नहीं है, इस प्रकार का कोई सर्कल नहीं है। ओजोन छिद्र के बारे में बताऊंगा कि ओजोन छिद्र होता कैसा है, हम किसे कहते हैं ओजोन छिद्र। देखो ये है, ये मान लीजिए हमारा वायुमंडल है, और ये इसके ऊपर कौन सी लेयर पाई जा रही है, ये पाई जा रही है समताप मंडल, O3 लेयर कहाँ पाई जा रही है, समताप मंडल में। कहाँ पाई जा रही है, समताप मंडल में। अब ओजोन की समताप मंडल में एक निश्चित मात्रा पाई जाती है, निश्चित एक घनत्व पाया जाता है, निश्चित एक सांद्रता पाई जाती है। जैसे ये मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ मान लीजिए ये ओजोन है, ये ओजोन है। अगर यहाँ पर ओजोन की मात्रा, घनत्व या सांद्रण, इसकी अगर बात करें, अगर ये 300 डेसिबल है, 300 डेसिबल है, तो मतलब समताप मंडल में जो ओजोन का स्तर है वो बहुत अच्छा है, समताप मंडल में ओजोन का स्तर बहुत अच्छा है। बट आप ध्यान से सुनना कि ओजोन छिद्र का निर्माण कैसा होता है, किसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं। बट अगर यहाँ पर कम मात्रा में ओजोन पाई जा रही है, और कितनी पाई जा रही है, 200, यहाँ ध्यान से देखना, 220 डोप्सन से अगर कम मात्रा में O3 पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र क्या है, अगर समताप मंडल में जहां ओजोन परत पाई जाती है, अगर वहां 220 डोप्सन से, कितने, 220 डोप्सन से अगर इसकी कम मात्रा पाई जाए, कम घनत्व पाया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ओजोन छिद्र। अब पता चल गया ओजोन छिद्र का निर्माण कैसा होता है। ओजोन छिद्र का निर्माण कैसा होता है, 220 डोप्सन से कम मात्रा क्या है, ओजोन छिद्र का निर्माण ऐसा होता है। कैसा होता है, 220 डोप्सन से जब कम मात्रा में ओजोन पाई जाए तो ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर ओजोन की बात करें हम कि ओजोन में ये सब 220 डोप्सन से कम मात्रा में पाई जा रही है, तो ओजोन छिद्र का निर्माण हो रहा है। और अगर 300 डोप्सन पाई जा रही है, इतने घनत्व में पाई जा रही है, तो इसका स्तर बहुत अच्छा माना जा रहा है। अगर हम बात करें ओजोन के बारे में, ओजोन परत के बारे में, तो 1947 में एक कन्वेंशन हुआ था, जिसे हम देखते हैं। एक हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था, ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को। कब हुआ था, 1987 को। अब अगर इसकी बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, किस चीज़ के लिए है,
जो भी कारक ओजोन परत के क्षरण में सहायक हैं उनके निर्माण में या उनमें कटौती की जाए। जैसे इसमें कारक कौन कौन से थे जो मुख्य कारक थे? एक था CFC, इसका नाम था क्या था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक दूसरा मुख्य कारक कौन सा था? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ, इनके बारे में चर्चा हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जो कि 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और इसी कारण जो है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। अब हम देखते हैं थोड़ा सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में लिख लेते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। ये कैसी थी? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जो कि O3 के क्षरण में जिम्मेदार पदार्थों के उपभोग में कमी लाना था। तो पहला क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। और दूसरा इसका क्या मोटिव था कि O3 के क्षरण में जिम्मेदार पदार्थों के उपभोग में कमी लाना था। और जो जिम्मेदार पदार्थ कौन से थे? इसी ही जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था इसी में पता चला था कि जो जिम्मेदार पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं CFC और HCFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और HCFC है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट। मैं इसे मिटा रहा हूं, यहाँ देख लेते हैं। अगर बात करें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी UNEP ने। किसने निभाई थी? UNEP ने। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। किसने? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अगर इसकी बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर केनिया की राजधानी नैरोबी में। और यहीं अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। और इसी 5 जून को जो है हम क्या बनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। और एक क्वेश्चन चलिए हम देख रहे हैं तो UNEP के बारे में बता देता हूं मैं। जो विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो सबसे पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। अब हम अपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर थे, तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका वो किसने निभाई थी? वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने, जो इसमें इस प्रोटोकॉल में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसमें जो सबसे मेन मोटिव था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जो सबसे मेन मोटिव था कि हमें किस चीज में कमी लानी है, जो कि जिम्मेदार पदार्थ हैं, वो कौन से थे? CFC और HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये महत्वपूर्ण घटक थे। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा सीधा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निम्न में से वो दो कौन से जिम्मेदार पदार्थ थे जिनके उपभोग में कमी लाना था? वो कौन कौन से थे? CFC और HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये थे। अब अगर हम बात करें, इससे आगे एक प्रोटोकॉल और हुआ था,
अगर हम बात करें, अब एक प्रोटोकॉल और हुआ था, उस प्रोटोकॉल को और देख लेते हैं। किगाली प्रोटोकॉल, किगाली प्रोटोकॉल। एक था किगाली किगाली समझौता, किगाली समझौता, 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 किगाली समझौता। तो किगाली समझौता क्या हुआ था? किगाली समझौता कब हुआ था? किगाली समझौता 2016 में हुआ था, 2016 में हुआ था, 2016 में। और अगर इसका उद्देश्य पूछा जाए, उद्देश्य पूछा जाए तो क्या था इसका उद्देश्य? सीएफसी, सीएफसी और एचसीएफसी के उपभोग में कमी लाना था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपभोग में कमी लाना था। और इसका एक उद्देश्य तो ये हो गया, और एक दूसरा उद्देश्य और था जो एग्जाम में कई बार अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा भी गया है कि इसके निम्न में से कौन कौन से। एक था इसका दूसरा उद्देश्य था 0.5 डिग्री टेम्परेचर कम करना। ग्लोबल वार्मिंग को, ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 सेल्सियस तापमान में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। और अगर हम ये हो गया हमारा किगाली समझौता। कब हुआ था भैया? ये 2016 में, 2016 में हुआ था। कहाँ हुआ था? किगाली में हुआ था। रवांडा देश है, जो कि रवांडा देश है, उसकी राजधानी है किगाली, वहाँ हुआ था 2016 में। 2016 में हुआ था ये, 2016 में हुआ था किगाली समझौता, 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। और इसका उद्देश्य क्या था? सीएफसी और एचसीएफसी जो हैं जिम्मेदार पदार्थ है, इनके उपभोग में, उत्पादन में कमी लाना। और इसके दो अगर उद्देश्य और दूसरा उद्देश्य देखें, जो ग्लोबल वार्मिंग में जो है 0.5 सेल्सियस तापमान में कमी लाना था। इसके दो उद्देश्य थे। अगर हम अब बात करें अपने क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग करने के मुद्दे से संबंध है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या नगोया प्रोटोकॉल? तो अभी हमने बात करी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की बात करें हम यहाँ पर, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की दोनों की स्थापना हुई थी। किस में हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? अभी हमने देखा ओजोन परत के अपक्षय जो महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से थे? सीएफसी और एचसीएफसी। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती हैं? निम्न में से क्या पैदा करती है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। एक नहीं, कम से कम 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य की परावैंगनी किरणें निम्न में से क्या पैदा करती हैं। तो अभी हमने बात की थी क्या पैदा करती है? ओजोन। ओजोन, ओजोन क्या पैदा करती हैं? ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किगाली समझौता किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है अक्टूबर 2016 में हुआ था। ऑप्शन सी है ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, जो क्षरण में उसके जिम्मेदार कारक हैं उसके लिए, या उपरोक्त में सभी। तो इसका क्या है? उपरोक्त में सभी, सभी के लिए, सभी के लिए हुआ था। ओजोन परत मापने की इकाई कौन सी होती है? डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर। ऑप्शन बी है फिल्टर ओजोन मीटर। ऑप्शन सी है टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, फिल्टर ओजोन मीटर, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ओजोन परत के क्षरण में मुख्य भूमिका किस तत्व की रहती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, H2SO4। तो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में।
इसका सही आंसर तो सी है, बी है, क्लोरीन। अब अगर मैं बात करूँ अब क्लोरीन की मुख्य भूमिका इसमें क्यों रहती है, क्लोरीन की मुख्य भूमिका ओजोन परत में क्यों रहती है, तो क्या होता है देखते हैं। ओजोन है, ये क्या है, O3। इसके निर्माण को हमने देखा था, इसके निर्माण को हमने देखा था। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, ऑक्सीजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम से O3 का निर्माण होता है। O3 का निर्माण होता है किसकी किसकी उपस्थिति में, परावैंगनी किरणों की, सूर्य की परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में, परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में, परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन जब वातावरण में मुक्त अवस्था में पहुंचता है, क्लोरीन जब मुक्त अवस्था में पहुंचता है तो क्या करता है क्लोरीन ध्यान से सुनना, ये क्लोरीन इस ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, ये क्लोरीन इस ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और क्या बन जाता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्या बन जाता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब अगर ऑक्सीजन का एक एटम क्लोरीन ले लेगा तो ओजोन का जो ओजोन है O3 उसका निर्माण नहीं होगा, और जब उसका निर्माण नहीं होगा तो उसका तेजी से ह्रास होगा। तो क्लोरीन इसलिए इसकी मुख्य भूमिका रहती है, किसलिए, क्योंकि क्लोरीन जो है इसकी इतनी क्षमता होती है कि ऑक्सीजन के एक एटम के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है जो कि आसानी से नहीं टूटता, और क्या होता है इससे ओजोन का निर्माण नहीं हो पाता। अगर अब बात करें कि क्लोरीन की हम, फिर ये क्लोरीन वातावरण में थोड़ी रहेगा, जो क्लोरीन है ये कभी ना कभी तो मुक्त करेगा ही, ये लगभग 100 साल बाद मुक्त करता है एक क्लोरीन जो है ऑक्सीजन के एक अणु को। ये क्लोरीन पृथ्वी पर वापस कैसा आता है, किस रूप में आता है, इस बारे में हम देखते हैं। जो एक क्लोरीन है आपको पता है वायुमंडल में हाइड्रोजन पाया जाता है कम मात्रा में, तो हाइड्रोजन जब पाया जाता है तो हाइड्रोजन के साथ ये क्रिया करके क्या बना लेता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा बनता है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है डाइल्यूटेड। अगर ये डाइल्यूटेड ना हो, कंसंट्रेटेड हो, तो अभी बात करेंगे कि कंसंट्रेटेड क्यों नहीं होता। तो जब भी डाइल्यूटेड होगा, यही HCl, ध्यान से सुनना, यही जो HCl है जो वायुमंडल में जो हमारे HCl बन जाता है, यही HCl एसिड रेन के रूप में आ जाता है, एसिड रेन के रूप में। देखा, क्लोरीन थी, क्लोरीन ने जब ऑक्सीजन से क्रिया करी थी तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो गया था, जिससे क्या हो रहा था, ओजोन का निर्माण नहीं होता। अब यही क्लोरीन क्या है, वायुमंडल में हाइड्रोजन से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा, डाइल्यूटेड होता है ये। मतलब हम जो बरसात की पहली बारिश होती है, जो हम कहते हैं कि बरसात की पहली बारिश है, इसमें नहीं नहाना चाहिए, इसीलिए नहीं नहाना चाहिए क्योंकि जो बरसात की पहली बारिश होती है वो एसिड रेन होती है। ये HCl है, H2SO4 है, नाइट्रस एसिड है, ये सारे एसिड आते हैं। ये अब आपको पता चल गया होगा, जो एसिड रेन में जो HCl आता है वायुमंडल से पृथ्वी पर, वो कहाँ से आ रहा होता है, वो यहाँ से, उसकी भूमिका यहाँ से हो रही होती है। यहाँ से आप देखोगे कि क्लोरीन किस प्रकार हमारे वायुमंडल को O3 के क्षरण में भूमिका निभा रहा है, और एसिड रेन में किस प्रकार से दोबारा से पृथ्वी में आ जाता है, और क्या किस रूप में आता है, एसिड रेन में। इसीलिए जो है क्या है, क्लोरीन ओजोन परत के क्षरण में मुख्य भूमिका निभाता है। अब एक क्वेश्चन, अगर यही क्लोरीन की हम बात करें तो क्या होता है, बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु कब से शुरू होती है, बसंत ऋतु शुरू होती है अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक शुरू रहती है बसंत ऋतु में क्या होता है, बसंत ऋतु में जो सूरज की किरणें होती हैं वो बहुत तेज होती हैं, और बसंत ऋतु में ही सबसे ज़्यादा ओजोन का क्षरण होता है। क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन का सूर्य की किरणों के कारण, तेज किरणों के कारण जो क्लोरीन है उसका एक अणु 2 अणुओं में बहुत जल्दी से टूटता है और वो ओजोन का अपक्षय करता है, इसका क्षरण करता है। इसीलिए क्वेश्चन आया हुआ है कि ओजोन का क्षरण किस ऋतु में सबसे ज़्यादा होता है और क्यों होता है, तो किस में होता है सबसे ज़्यादा, बसंत ऋतु में, क्योंकि उस टाइम पर सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तेज होती हैं और जिसके कारण क्लोरीन के अणु 1 से 2, 2 से 4 बहुत आसानी से और बहुत जल्दी टूटते हैं, और वो किससे क्रिया करते हैं, वो जो एक ऑक्सीजन का एटम होता है उससे क्रिया करते हैं, और क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या बनता है, क्लोरीन
क्लोरीन क्लोरीन मोनो ऑक्साइड क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और फिर यही क्लोरीन डाइल्यूटेड जो हाइड्रोजन है इससे क्रिया करता है और डाइल्यूटेड HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड रेन के रूप में दोबारा से पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब पता चल गया होगा ना, ओजोन क्षरण, ओजोन का जो क्षरण है वो किस में सबसे ज्यादा होता है? वो होता है बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में। थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, मैं आशा करता हूं आपकी ये समझ में आ रहे होंगे। और जो वनडे एग्जाम है उनके लिए तो ये क्वेश्चन ही काफ़ी हैं कि जितने इसमें क्वेश्चन हैं वो इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट है, जैसे RO का एग्जाम होगा, लोअर PCS का होगा, ये जो एग्जाम होंगे जो वनडे एग्जाम नहीं हो उनमें कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं कि बसंत ऋतु में ही बताइए, क्वेश्चन आ जाएगा बसंत ऋतु में ही ओजोन का क्षरण सबसे ज़्यादा क्यों होता है, या क्लोरीन ही सबसे ज़्यादा ओजोन परत के क्षरण में क्यों जिम्मेदार है, ये क्वेश्चन आ जाता है। या यहाँ से आ जाएगा जो एसिड रेन में Cl का निर्माण कहाँ से होता है, ये किस रूप में होता है। यहाँ से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरॉन कहलाते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लिख देता हूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरो, बाकी सब सेम है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोकार्बन फेरॉन कहलाते हैं, ये दोनों ही कहलाते हैं फेरॉन। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है वनडे एग्जाम में कि फेरॉन निम्न में से क्या कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का बनेगा तो यहीं से ही बनेगा। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को, उनमें जो मुख्य घटक माने गए थे जो ओजोन परत के क्षरण में जिम्मेदार थे वो कौन कौन से थे? वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन किस परत में पाई जाती है? ओजोन समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, 1 और 2 दोनों में, या बहिर्मंडल में? तो किस में? 1 और 2 दोनों में, 1 और 2 दोनों में। अभी मैंने बताया था समताप मंडल में कितने परसेंट पाई जाती है? 90%। और क्षोभ मंडल में कितने परसेंट पाई जाती है? 10%। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने का जरूर मिल रहा होगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो ओजोन परत किस क्षण में पाए जाते हैं, ये अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। वनडे एग्जाम में भी आ सकते हैं, लेकिन अच्छे लेवल के जो एग्जाम है, RO है, लोअर PCS है, PCS है, इनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो ओजोन किस परत में पाई जाती है? अब से आप ध्यान रखेंगे। पहले हमें पता था कि एक ही मंडल में पाया जाता है, किसमें? समताप मंडल में। ऐसा नहीं है, दोनों मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में और समताप मंडल में भी। 90% और 10%। अगर क्वेश्चन आ जाता है वो तीसरा और देते, 2 ऑप्शन और होते तो हम प्राथमिकता कैसे देते हैं? अपने समताप मंडल को। बट अगर दोनों ही ऑप्शन में है और वो कह रहा है दोनों, तो दोनों में ही है। क्षोभ मंडल में 10% और समताप मंडल में 90%। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह भी आपने देखा ही था, 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल, थोड़ा मक्खी है ये, परेशान कर रही है। 10वां क्वेश्चन है, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ और अर्न किसकी थीम है? जो 2022 में, ये 2022 की थीम है, 2022 की। निम्न में से किस दिवस की थीम है ये? ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ और अर्न किसकी थीम है? जल दिवस की, पर्यावरण दिवस की, ओजोन दिवस के, या UN दिवस की? तो ये है ओजोन दिवस की। ये 2022 की ही थीम है। क्या है? ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग। और जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। इस बार की थीम क्या है? इनविजिबल टू विजिबल वाटर। इस बार की जो जल दिवस की थीम है, इनविजिबल टू विजिबल। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। कब मनाया गया था पहली बार? 1973 में। और इस बार की इसकी थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। इस बार की थीम क्या है इसकी? ओनली वन अर्थ। लिख देता हूँ मैं, लीजिए, ओनली वन अर्थ। और इसकी क्या है? इनविजिबल टू विजिबल वाटर। और UN दिवस कब मनाया जाता है? UN दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है UN दिवस। तो इसका सही आंसर क्या है? ओजोन दिवस। ओजोन की थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी का छत्र
छत, ये छत्र कर लीजिए, छत। छत किसे कहा जाता है? बहिर्मंडल को, क्षोभ मंडल को, समताप मंडल को, या कोई नहीं? ये समताप मंडल, समताप मंडल। कौन सा है? समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्य की किरणों से कौन सी यूवी रे निकलती हैं? यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, उपरोक्त सभी। जो सूर्य की यूवी रे हैं उनसे कौन कौन सी निकलती हैं? ए, बी, सी या उपरोक्त सभी? जी हाँ, सभी, उपरोक्त सभी। अभी हम बात करेंगे अब यूवी रे के बारे में, तो अभी देखते हैं जो हमने छोड़ दिया था पीछे। ये रहा यूवी रे। ये क्या है? सूर्य है, और ये क्या हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर। और ये कौन से मंडल में है? समताप मंडल, समताप मंडल। यह समताप मंडल, यह समताप मंडल है। ये यहाँ ओजोन पाई जाती है। जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं कौन कौन से? यूवी ए है, यूवी बी है, यूवी सी है, और ये ओजोन लेयर है। इनसे जो किरणें निकल रही हैं जो हमारी पृथ्वी की रक्षा कर रही है, वो क्या कर रही है? ओजोन लेयर। अब यहाँ से क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है कि यूवी सी टाइप और यूवी ए टाइप और यूवी बी टाइप, ये हम मनुष्य को किस प्रकार क्षति पहुँचाती है या पर्यावरण को किस प्रकार क्षति पहुँचाती है, तो वो हम देखते हैं। जो इसकी यूवी ए, बी, सी किस प्रकार की क्षति पहुँचाती है। अगर पहले की बात करें हम, नंबर 1 की, तो पहला क्या है? स्किन डिसीज। नंबर 1 है स्किन डिसीज, स्किन डिसीज, ठीक है। त्वचा रोग, क्या है? त्वचा रोग। नंबर 2 है कैंसर, कैंसर। और नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है सेल को क्षतिग्रस्त करती है, क्षतिग्रस्त करती है। और नंबर 4 क्या है? पौधों की वृद्धि को भी, पौधों की वृद्धि को भी क्या करती है? पौधों की वृद्धि में अवरोध पैदा करती है, अवरोध पैदा करती है, अवरोध पैदा करती है। और यहाँ से जो इसका जो इसका 5th टाइप है वो यहाँ लिख लेते हैं। 5th टाइप, 5th जो 5वां यहाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ में। जो 5 टाइप लिखवा रहा हूँ, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी आरओ में, लेकिन जो वनडे एग्जाम के लिए हैं वो डायरेक्ट इसे स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। बट जो लोअर पीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस जो वनडे एग्जाम की तैयारी ना करके थोड़ा डिस्क्रिप्टिव और अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप ध्यान दीजिए। तो क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या जो यूवी वी टाइप है, ये यूवी वी टाइप है, ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में सहायक है या नहीं है, या जिम्मेदार है या नहीं है। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में, मैं नई स्लाइड लेता हूँ, मैं नई स्लाइड लेता हूँ, यूवी टाइप डाल के, यूवी टाइप। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है, क्योंकि आप क्या है यूपीपीसीएस यूपीएससी को ही फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से पूछा गया था जो यूवी टाइप की है, ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में ये जिम्मेदार है या नहीं है। जी हाँ, ये जिम्मेदार है। जिम्मेदार क्यों है मैं बताऊंगा अब आपको। एक अभी बताते हैं, यूवी बी टाइप, जी हाँ, यूवी बी टाइप की बात करें हम, तो जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, फाइटो, इनका आहार कौन सा होता है? आहार कौन सा होता है इनका? इनका आहार होता है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। जी हाँ, यूवी होती है। यूवी जब पड़ती है पृथ्वी पर, अगर ओजोन लेयर ना हो, ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर ना हो
तब ये टेम्परेचर बढ़ाएगी और उसका क्या योगदान होगा वो बता रहा हूँ मैं। जो जलीय जीव है उनका आहार क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन को क्या करेगी, इससे फाइटोप्लैंक्टन इससे जो है यूवी की वजह से फाइटोप्लैंक्टन का जो इनका आहार है, जो जलीय जीव, जो मछलियों का आहार है, इसका निर्माण नहीं होगा, इसके निर्माण में अवरोध पैदा होगा। और जब इसके निर्माण में अवरोध पैदा होगा तो जलीय जीवों को अपना आहार नहीं मिलेगा, और जब जलीय जीवों को अपना आहार नहीं मिलेगा तो उससे उनकी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। क्या होगी उनकी, मृत्यु। मृत्यु किसकी वजह से, उन्हें अपना आहार ना मिलने के कारण। आहार क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। और जब आहार नहीं मिलेगा और उनकी मृत्यु होगी तो वे जो मरे, जो उनकी बॉडी डिस्पोज होगी वो कहाँ पर होगी, वो उसी समुद्र में होगी, उसी पानी में होगी जिस जगह पाए जाते हैं। तो वहाँ किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होगी, वहाँ किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होगी, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जी हाँ, अगर ये यूवी जो बी टाइप की लाइट है, बी टाइप की रे है सॉरी, ये जो है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में सहायक है। और जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो जलीय जीवों का, कछुए हैं, मछली है, शैवाल हैं, शैवाल तो अलग है, कछुआ है, मछली है और केकड़ा है, जो कि पाए जाते हैं, जलीय जीव हैं ये क्या है, इनका खाद्य पदार्थ क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। और ये फाइटोप्लैंक्टन को ये यूवीबी टाइप की क्या है, इसे इसके बनने में अवरोध पैदा करेगी और ये नहीं बन पाएगा तो जो जलीय जीव हैं उन्हें अपना आहार नहीं मिल पाएगा और इसके अभाव में उनकी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होगी तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो यूवी रे हैं ये टेम्परेचर बढ़ाने में सहायक है। जी हाँ, ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में सहायक है। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा, तो यही था ना कि सूर्य की किरणें किस टाइप की निकलती हैं, तो तीनों टाइप की निकलती हैं, यूवी ए बी, यूवी बी, यूवी सी, तीनों टाइप की निकलती हैं। वियना कन्वेंशन कब हुआ था, वियना कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो वियना कन्वेंशन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले हुआ था। कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले हुआ था। कब हुआ था, 1985 में हुआ था। ये हुआ ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही वियना प्रोटोकॉल हुआ था। बट उस टाइम जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में वैज्ञानिकों को पता या मालूम नहीं था। तो इसी कारण से जो है CFC और HCFC को जिम्मेदार पदार्थ नहीं माना गया था। केवल एक सामान्य से प्रोटोकॉल हुआ था कि हाँ ओजोन परत के संरक्षण के लिए हम महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के ये गैस है, इसमें इसके उत्पादन में हम प्रतिबंध लगाएंगे, ऐसा उस टाइम कुछ नहीं था। तो यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वियना कन्वेंशन कब हुआ था, 1985 में। और इसमें किसी भी गैस के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर अच्छा बनेगा तो क्या जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके प्रतिबंध में इसी वियना कन्वेंशन में ही बात हुई थी, तो अब आप बता सकते हैं कि नहीं हुई थी। उस टाइम नहीं पता था कि CFC और HCFC ही सबसे ज़्यादा ओजोन परत के क्षरण में जो है यो अपना योगदान दे रही हैं। वियना कन्वेंशन में ये बात नहीं थी, बस एक कन्वेंशन हुआ था, एक समझौता हुआ था कि हाँ ओजोन परत के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। तो वो कब हुआ था, वियना कन्वेंशन कब हुआ था, 1985 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये आपको अभी बात इतनी की है हमने, 16 सितंबर 1987 को। और इसी दिवस को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को। हमारे आज के क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक था, ओजोन क्या है, इसका निर्माण कैसा होता है, किस मंडल में पाई जाती है और क्लोरीन गैस का किस प्रकार इसके क्षरण में योगदान है, और यूवी जो इसकी रे हैं वो पृथ्वी के टेम्परेचर में या ह्यूमन डिजीज़ में किस प्रकार से जो है उन्हें पैदा करने में या उन्हें नुकसान पहुंचाने में किस प्रकार उनका योगदान है, जो इनसे क्वेश्चन बन सकते थे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो हम देख सकते हैं। जो ये था ओजोन का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये वनडे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे कि ओजोन का निर्माण कैसा होगा, ये सब अच्छे एग्जाम के लिए हैं। और ये सब
ये टेम्परेचर। अगर बात करें कि ओजोन छिद्र का निर्माण की, हमने बात पूरी करी थी कि ओजोन छिद्र का निर्माण कैसा होता है, क्या होता है। तो अगर जो भैया वनडे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो सीधा सीधा यहाँ क्वेश्चन पे आ सकते हैं कि निम्न में से मॉनिटर प्रोटोकॉल इसका परीक्षा के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था। ये सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणें क्या पैदा करती हैं, ओजोन पैदा करती हैं। तो ये सब किगाली समझौता कब हुआ था, ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन पा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज जो मेरे द्वारा टॉपिक पढ़ाया गया होगा ये बहुत आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।